Here is the recording. So, ladies and gentlemen, हम बात कर रहे थे कि IP can either be IP version 4 or it can be IP version 6. As I explained, either it can be IP version 4. अगर IP version 4 है तो अपने मुताबिक हेडर ऐड करेगी यानी इंकैप्सुलेशन करेगी, और अगर 6 है तो अपने मुताबिक करेगी. तो and not impart the layer 4 segments. कहते हैं IP can use either IP version 4 or IP version 6 and not import the layer 4 segment. फिर कहते हैं IP packets will be examined by all layer 3 devices, and by layer 3 devices mean the router, and the IP addresses does not change from source to destination. लेकिन मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा के आपको बताया कि अगर आप नेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि तकरीबन एवरीवन इज यूजिंग व्हेन इट इज IP वर्जन 4, तो इस केस में यू हैव ए नेट, इस केस में आपका IP तब्दील होगा. अदरवाइज आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जितने भी दरमियान में डिवाइसेस हैं उन पे IP तब्दील नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पे आप कहेंगे क्योंकि कभी भी आप अपने डेस्टिनेशन के साथ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक से नहीं कनेक्टेड. मिसाल के तौर पे क्या फेसबुक क्या मेरे लेफ्ट कमरे में है या राइट कमरे में है या फ्रंट के कमरे में लगा हुआ है? नहीं, वो तो अमेरिका में है. तो उसके तक जाने तक तो आपको पता है कि आई हैव टू टेक ए लॉन्ग पाथ. मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आई यूज द ट्रेसआरटी www.facebook for example facebook.com and we'll find कि मैं अपने सबसे पहले अपने गेटवे पे जाऊंगा और गेटवे मुझे बाहर लेकर जाएगा. इन दिस केस नयाटेल के पास ले जाएगा, नयाटेल मुझे पर्न के पास ले जाएगा, पर्न के जरिए मैं PTCL से मिलूंगा और PTCL मुझे फेसबुक की तरह, देखिए पर्न के पास में पहुंच गया, इस्लामाबाद पहुंच गया. पर्न के बाद मैं पहुंचूंगा PTCL के पास, PTCL के बाद मैं पहुंचूंगा बाय आई डोंट नो, नोबडी नोज कि कौन सा पाथ, क्योंकि इट डिपेंड्स, it changes, but ultimately I will reach maybe after 10 hops, maybe after 12 hops, depending upon मैं आखिरकार अपने डिवाइस, अपने एंड डिवाइस यानी कि फेसबुक यानी कि इस IP की तरफ पहुंच जाऊं. तो इन डिवाइसेस पे मेरा IP तब्दील नहीं हो रहा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल IP डजंट चेंज. लेकिन जब हम नेट इस्तेमाल करते हैं तो मैंने एक्सप्लेन किया कि फिर आपका IP तब्दील होता है. Does it make sense? Yes, sir. नाइस. अब याद रखिए कि कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पढ़ी कि जी IP क्या करता है, एड्रेस देता है यानी नाम देता है. फिर हमने कहा एड्रेस के बाद नंबर 2 चीज जो ये देता है दैट इज दी राउटिंग. एड्रेस के बेस पे राउटिंग होती है. फिर अपना हेडर लगाता है यानी इनकैप्सुलेशन करता है. इस तरह हेडर हटाता है यानी डीकैप्सुलेशन करता है. हेडर को प्रोसेस करता है. ये इसके काम है. लेकिन इसके कुछ काम इस तरह के भी हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. मिसाल के तौर पे IP जो है यानी नेटवर्क लेयर जो है ये कनेक्शन लेस है. क्या मतलब है कनेक्शन लेस का? वेरी सिंपल, वेरी इजी. कि अगर जैसे अभी हमने किया कोशिश कि एक तरफ मैं पिशावर में बैठा हुआ, मैं फेसबुक के पास, मैं नेट अकैड के पास, मैं यूट्यूब के पास जाना चाहता हूं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दरमियान में जितने भी अभी आप देख सकेंगे जितने भी डिवाइसेस आते हैं, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, अभी तक मैं सिर्फ 5 डिवाइसेस तक पहुंच सका हूं. 6 पे पहुंच गया, 7वें पे पहुंच गया एंड सो ऑन. मैं इन डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल कर? मेथड ये है अनम कि मैं बिल्कुल कनेक्शन लेस इज समथिंग लाइक ए पोस्ट ऑफिस. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है वो पोस्ट ऑफिस से ज्यादा उसका तल्लक नहीं रहा. जो हम लोग थे हमारा पोस्ट ऑफिस से बहुत तल्लक था, क्योंकि उस वक्त सबसे आसान या चीप मेथड यही होता था कि आप एक खत लिखें और उसको, आपने देखा होगा UT के बिल्कुल
बैकएंड के ऊपर अभी भी पोस्टमॉल है, वहां पे कुछ बॉक्सेस लगे हुए हैं, उन बॉक्सेस में जाके हम अपने लेटर को डाल देते थे इस होप के साथ कि ये पहुंच जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, किस रास्ते से जाएगा, बिल्कुल हमें कोई नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे अगर उस लेटर ने लाहौर जाना है तो हमें नहीं पता कि पहले ये पिंडी जाएगा, कि पहले ये नौशहरा जाएगा, कि पहले ये डी खान जाएगा, किधर जाएगा, सॉरी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इसके मुकाबले में जब आप अपनी मोबाइल या फोन इस्तेमाल करते हो तो यू डायल अ नंबर। उस नंबर का मकसद ये होता है कि वो चेक करता है कि डेस्टिनेशन मौजूद भी है कि नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको एक रिंग आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इवन अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले आता है डायलिंग, तो वो ढूंढता है कि किधर है, और फिर जब उसको मिल जाता है तो फिर वो कहता है रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब है कि उस साइड पे मेरी रिंग पास हो रही है, इसका मतलब है कि मेरा डेस्टिनेशन मौजूद है। अगर डायलिंग आता है जस्ट, तो आप समझ जाते हैं कि जी बंदा जो है वो इस नेटवर्क पे मौजूद नहीं है। क्यों हसी? यस सर। नाइस। तो हमने कहा कि जब आपने इन केस ऑफ योर फोन आप चेक करते हो कि क्या मेरी डेस्टिनेशन मौजूद है, और अगर मौजूद है तो क्या विलिंग है। बाजू का तो आप देखते हैं ना, फोन उठाते हैं, कहते हैं कॉल है, कहते हैं चलो ये सर का है, नहीं उठाते, कहते हैं जी फिर कोई असाइनमेंट ही देगा तो बेहतर है मत उठाओ। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब ईमेल कर रहे होते हैं तो कोई इस किस्म का कनेक्शन नहीं बनता। आपको कोई नहीं, आप कभी भी चेक नहीं करते कि गूगल मौजूद है कि नहीं है, जीमेल मौजूद है कि नहीं है, याहू मौजूद है कि नहीं है, हॉटमेल मौजूद है कि नहीं है। आप इस उम्मीद के साथ इस मेल को नेटवर्क पे गिरा देते हैं, जिस तरह के हम लोग चंद 30 साल पहले फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर गिरा देते थे। दैट द रीजन इट इज कॉल्ड। और हमें ये भी नहीं पता होता, हो सकता है कि आपने खत के ऊपर, अगर आप में से किसी का कभी वास्ता रहा हो कि आप खत लिखें और उसको एक इन्वेलप में बंद करें, हो सकता है आप इन्वेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखे वो कहीं हो ही ना। हो सकता है आप लिखें यूईटी पिशावर, मुल्क में नाम लिखें, शहर में नाम यूईटी लिखें फॉर एग्जाम्पल, शहर में नाम लिख दें न्यू दिल्ली, और मुल्क में नाम लिख दें फॉर एग्जाम्पल स्पेन। डेफिनेटली स्पेन में न्यू दिल्ली नहीं है और न्यू दिल्ली में यूईटी नहीं। इट्स ऑल रॉन्ग, बट स्टिल आप वो लेटर आपने डाल दिया, तो अब नेटवर्क चेक करेगा, नहीं है तो नहीं पहुंचेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मेथड है आपका आईपी यानी पैकेट स्विचिंग, दैट इज कनेक्शनलेस। यहां पे हम चेक नहीं करते कि हमारी डेस्टिनेशन है कि नहीं, बस हमने अपना पैकेट बनाया उस डेस्टिनेशन के लिए और डाल दिया। अगर डेस्टिनेशन अवेलेबल हुई तो उसको मिल जाएगा, अगर वो विलिंग हुई, मिसाल तो पे आपको किसी ने ईमेल की, अगर आप विलिंग हैं आप तक पहुंच गया डेस्टिनेशन, अगर आप हैं तो आपका पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच गया तो फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको खोलते हो कि नहीं खोलते हो। सिंपल। सो हियर इज दिस समथिंग इज कॉल्ड कनेक्शनलेस। दिस समथिंग इज कॉल्ड कनेक्शनलेस। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी द डिफरेंस बिटवीन द कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। और अगर नहीं समझ आई तो प्लीज कम अप। शाबाश। आ गई समझ द डिफरेंस बिटवीन द टू? यस सर। नाइस। इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहां पे लिखी हुई है, नाइस नाइस। नेक्स्ट टर्म बेस्ट एफर्ट।
यही कनेक्शन लेस का जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको अगर मैं एक और तरह से कहूं तो हमें इसको कह सकता हूं दिस इज बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का मतलब हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हर डिवाइस अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि ये पैकेट अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाए, बट पहुंचता है नहीं पहुंचता, नो गारंटी, नो गारंटी। दिस इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट कि मैंने डेस्टिनेशन का आईपी डाल के अपने यूटी के राउटर के हवाले कर दिया, यूटी के राउटर ने उस डेस्टिनेशन को देख के अपने से अगले वाले के हवाले कर दिया, उसने अपने से आगे की तरफ हवाले कर दिया, इस होप के साथ हर कोई अपनी कोशिश करता है कि ये पैकेट अपने डेस्टिनेशन को, फेसबुक को, यूट्यूब को पहुंच जाए। यूट्यूब भी ये कोशिश करता है कि वो पैकेट हम तक पहुंच जाए, जो भी उसके पास वीडियो है, वट एवर रिसोर्स इज देयर। सो दिस इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट, यानी गारंटी नहीं है। कोई भी डिवाइस ये नहीं कहता कि नहीं जी हर कीमत पे मैं पहुंचाऊंगा। जिस तरह यहाँ पे गारंटी है, जब आप यहाँ पे फोन पे दो बंदे बात करते हो तो आपके लिए एक डेडिकेटेड पाथ बन गया है, एक डेडिकेटेड पाथ बन गया है। नाउ इट इज गारंटीड कि ये पाथ इज ओनली फॉर यू, दैट द रीजन देयर विल बी नो लॉस। कोई चांस नहीं है कि ये चीज नहीं पहुंचेगी जब तक ये कनेक्शन ब्रेक ना हो जाए। दिस इज नॉट बेस्ट एफर्ट, दिस इज बेस्ट एफर्ट, आईपी इज बेस्ट एफर्ट। कुछ बात क्लियर हो रही है? The third point is, ladies and gentlemen, मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब यह है, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं इस टीसीपी आईपी सूट को ड्रॉ कर दूं तो दिस इज योर फिजिकल लेयर, दिस इज योर डेटा लिंक लेयर, एंड दिस इज इन ग्रीन आई एम रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क यहां पे फिजिकल लेयर पे आपको पता है कि इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी फाइबर, it can be air, it can be even water, whatever, it can be any of them. So which means क्या नेटवर्क को पहले से पता होता है? इवन ये भी होता है, आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे माई लैपटॉप इज कनेक्टेड टू दी EDROM, as you can see here, it is connected to the EDROM. So this is a wireless connection, this is a air connection, लेकिन उसके बाद it goes on a copper and it reaches to the downstream when you move, उस जगह तक it is copper और उसके आगे it is fiber. So which means the network layer को हरगिज किसी सूरत नहीं पता कि या एक किस मीडियम पे जाएगा, इसलिए हम कहते हैं ये मीडिया से इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज ए बिग ब्लेसिंग। अदरवाइज हम इसको मिसाल के तौर पे फाइबर के लिए लिखते और आगे वायरलेस आ जाता, बस हमारा पैकेट है, हमारा कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाता। तो इट इज नॉट द केस। बात क्लियर हो गई? तो दैट द रीजन वी कॉल इट मीडिया इंडिपेंडेंट। सो आई एक्सप्लेन टू यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईपी, which is number 1, it is connectionless. Number 2, it is connectionless. Number 2, एक मिनट, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने तीन चीजें एक्सप्लेन की, तीन चीजें हमने एक्सप्लेन की। 1 is connectionless, number 2 is the best effort, and number 3 is the media independent. So IP में ये तीनों चीजें हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं, कनेक्शन कोई नहीं बनाता ये पहले कनेक्शन बनाता और फिर पैकेट भेजता। जैसे फोन पहले कनेक्शन बनाता है और फिर उसके ऊपर आपकी वॉइस को या डेटा को भेजता है, तो दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड। आईपी नहीं बनाता, इसलिए हम कहते हैं कनेक्शन लेस है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए जो चीज आपने डाल दी वो अल्लाह पहुंचा दे तो गुड, नहीं पहुंचता तो नो वरीज। दैट द रीजन वी कॉल इट नो गारंटी इज देयर, सो वी कॉल इट ए बेस्ट एफर्ट अप्रोच। और थर्ड चीज जो मैंने एक्सप्लेन की कि विच इज द ब्लेसिंग, कि ये मीडिया के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है,
ये नहीं देखता कि नीचे फाइबर से जाएगा कि कॉपर से जाएगा, और कॉपर में क्या कोएक्सियल से जाएगा या ट्विस्टेड पेयर से जाएगा, नहीं, ये इस किस्म की कोई बात नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि मीडिया से आजाद है, मीडिया से इंडिपेंडेंट है। तो बात मेरी क्लियर हो गई? ओके, तो मेरी उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आई कनेक्शनलेस का क्या मतलब है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कनेक्शनलेस का मतलब ये है कि आपने अपना लेटर, मिसाल के तौर पे, क्योंकि मुझे शक है कि आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी ये पोस्ट ऑफिस का मेथड कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, पोस्ट ऑफिस को कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि अब तो आपको इवन एडमिशंस भी ऑनलाइन है, कोई आपको वो नहीं भेजना पड़ता कि जी आपका कोई दोस्त है और उसको आपने लेटर लिखना है और वो लेटर उसको 10 दिन में पहुंचेगा। हमारे वक्त में दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टास्क, स्पेशली व्हेन इट वाज ईद। ईद पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी अबाउट द ईद कार्ड्स। तो आप ईद कार्ड खरीदते थे 15-20 दिन पहले, रमजान के शुरू शुरू में उनको एनवेलप्स में डालते थे और अपने जिन जिनको भेजना होता था तो उसके लिए आप उसको इसके अंदर, लेटर बॉक्स उसको कहते थे, लेटर बॉक्स के अंदर ड्रॉप करते थे और इस उम्मीद के साथ कि वो ईद से पहले पहले आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसके लिए आप ये नहीं करते थे कि पहले कोई गाड़ी का बंदोबस्त करते थे, ये चेक करते थे कि डेस्टिनेशन का मौजूद भी है कि नहीं है, नहीं चेक करते थे कि वो विलिंग भी है कि नहीं है, बस आप इस खुशी के साथ डाल देते थे कि पहुंच जाएगा। तो दैट द रीजन, और आईपीवी एग्जैक्टली यही मेथड इस्तेमाल करता है कि जो ही यहां से मैं एक पैकेट, जैसा भी मैं बोल रहा हूं, पैकेट बन रहे हैं और ये पैकेट मेरा डिवाइस इस उम्मीद पे अपने गेटवे को दे रहा है। यू मे से दैट गेटवे इज लाइक ए मेल बॉक्स, लाइक लेटर बॉक्स। उस लेटर बॉक्स में डाल रहा हूं मैं इस उम्मीद के साथ कि भी, और वो कहीं भी हमने कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, कहीं भी मैंने हर एक रास्ता नहीं बनाया हुआ कि किस रास्ते से जाएगा। दैट द रीजन वी कॉल इट कनेक्शन। तो यही वो कह रहा है, आईपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। नंबर 2, देयर इज नो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नीडेड। कोई ऐसी कंट्रोल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब है वो इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि जब तुम बोल रहे हो मैं सुनूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो तुम सुनोगे, तो दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया, तो सिंक्रोनाइजेशन किस चीज की? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पैकेट उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें बताएगा कि हमारा पैकेट उसको मिल गया कि नहीं मिला। तो नो सिंक्रोनाइजेशन, नो एक्नॉलेजमेंट्स एज फार एज द आईपी इज कंसर्न। फिर हमने कहा द डेस्टिनेशन विल रिसीव द पैकेट व्हेन इट अराइव्स, बट नो प्री नोटिफिकेशंस आर सेंट बाय आईपी। कोई पहले से, जैसे कि आप जब मोबाइल पे बात करते हो, फोन पे बात करते हो, तो आप पहले उसको रिंग भेजते हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप उसको प्री नोटिफाई कर रहे हो कि जी मैं आई वांट टू टॉक टू यू। क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है तो कोई प्री नोटिफिकेशन नहीं है। फिर हमने कहा इफ देयर इज ए नीड फॉर ए कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रैफिक, देन अदर प्रोटोकॉल्स विल हैंडल इट। अगर आप कहते हैं नहीं हमें कनेक्शन चाहिए, तो अदर मेथड्स हैं। आईपी ये 3 है, आईपी के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: नो कनेक्शन, नो सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, नो प्री नोटिफिकेशन। ठीक हो गया? तो ये तो पहली बात होगी कनेक्शनलेस की। बेस्ट एफर्ट भी इसी तरह की बात है, जिससे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे सोर्स ने कितने पैकेट्स भेजे हैं, 1 2 3। ये मेरी डेस्टिनेशन है, इसको कितने पैकेट मिले हैं, 1 2 3 पैकेट इज समवेयर लॉस्ट। दिस इज बेस्ट एफर्ट, क्योंकि मैंने ये 3 पैकेट इस डिवाइस के हवाले कर दिए। इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, लेकिन एक पैकेट कहीं रास्ते में मे बी इस डिवाइस के ऊपर कहीं भी जाया हो गया, करप्ट हो गया। अगर जाया नहीं हुआ तो करप्ट हो गया, उसमें कोई तब्दीली आ गई, अब वो डेस्टिनेशन के काम का नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं बेस्ट एफर्ट। कि आईपी विल नॉट गारंटी, जब बेस्ट एफर्ट है तो विल नॉट गारंटी। आईपी हैज, क्यों गारंटी? ये सारे काम जब नहीं करता, ना कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन लेस है, इसका मतलब कनेक्शन नहीं बनाता, बेस्ट एफर्ट है यानी गारंटी नहीं देता, मीडिया के बारे में नहीं सोचता, मीडिया इंडिपेंडेंट है,
तो फिर ये करता क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम देखेंगे ये क्या करता है। जैसे अभी हमने बताया भी कि जी सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है, ये नाम देता है किसी को, किसी भी नोड को नाम देता है, एड्रेस देता है, उसी के बेस के ऊपर राउटिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं। तो हम नहीं कह सकते कि करता क्या है, लेकिन आप कहेंगे ये काम क्यों नहीं करता, क्योंकि ये काम कोई और करता है। नेटवर्क्स में कोई और प्रोटोकॉल ये काम करता है, तो फिर ये क्यों करे? देखे ना, अगर आप ये कहें कि जी आपने एरोप्लेन में बैठ गए, तो आप कहें जी एरोप्लेन में अब कौन उसको फ्लाई करवाता है? पायलट। तो जब पायलट मौजूद है, जब पायलट मौजूद है, तो फिर कोई और क्यों सोचे कि मैं क्यों ना फ्लाई करूं, मैं क्यों ना फ्लाई करवाऊं? फ्लाई तो कर रहे हो। आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे अनम, हसीब, महरोज, अगर आप किसी, जैसे अगर एरोप्लेन की एग्जांपल लेते हो, कार की एग्जांपल ले लो, तो अगर आप में आपका कोई ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा है, तो फिर आपको ड्राइव करने की क्या जरूरत है? तो यहां पर भी कोई और अगर कनेक्शन बनाता है, कोई और अगर को गारंटी करवाता है, तो ठीक है, कोई और मीडिया की केयर करता है, उस पर डिपेंडेंट है, तो मैं क्यों करूं? आईपी क्यों करे? दैट। और इससे इसको फायदा क्या हुआ? आप कहेंगे फिर इसको फायदा क्या है? ओवरहेड कम हो गया है। देखिए ना, फिर इसको अब ड्राइविंग की आने की जरूरत नहीं है, इसको एरोप्लेन उड़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसका इसका ओवरहेड कम हो गया। तो यही वो कह रहा है कि इट हैज रिड्यूस्ड ओवरहेड। आईपी एक्नॉलेजमेंट नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि गारंटी नहीं है। अगर एक्नॉलेजमेंट उस वक्त करता जबकि गारंटी होती, तो गारंटी तो है ही नहीं, दैट द रीजन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। आईपी डजंट एक्सपेक्ट एनी एक्नॉलेजमेंट। आईपी डज नॉट नो इफ द अदर डिवाइस इज ऑपरेशनल और इफ इट रिसीव द पैकेट। नहीं, आईपी को नहीं पता चल सकता कि क्या, मिसाल के तौर पे फेसबुक है भी कि नहीं, बट आई डिड पिंग, इस उम्मीद के साथ कि आईपी दी फेसबुक इज अलाइव, बट मे बी और मे नॉट बी। ठीक है ना? तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज बेस्ट एफर्ट। तो थर्ड वन इज मीडिया इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया इंडिपेंडेंट का बेसिक मकसद तो ये है कि जैसे अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस PC1 फॉर एग्जांपल is connected to the router through a copper wire, through an Ethernet technology. Then we have again another copper method, which is called the serial cable. Then these two routers are connected through an optical fiber. And then this is an access router, which is connected through a wireless net. So it is an IP packet. So that's the reason IP does not have any concern कि क्या ये कॉपर है, क्या ये फाइबर है, क्या ये वायरलेस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आईपी इज मीडिया इंडिपेंडेंट। एक और चीज भी याद रखिए जो कि इन दोनों टर्म से ही निकलती है। एक है जैसे मैंने भी कहा कि इट इज कनेक्शनलेस, कनेक्शन बनाता ही नहीं। दूसरा मैंने कहा कि ये बेस्ट एफर्ट है, अपनी तरफ से कोशिश करो, बाकी टेक्नोलॉजी की मर्जी। तो इन दो वजह से हम अगर एंड रिजल्ट निकालें तो हम कह सकते हैं इट इज नॉन रिलायबल या अनरिलायबल। नॉन रिलायबल भी कह सकते हो और अनरिलायबल भी कह सकते हो। अनरिलायबल, इसका रिजल्ट क्या है? ये अनरिलायबल है। यानी क्या मतलब है? अनरिलायबल का ही मतलब होता है ना कि पहुंच गया तो पहुंच गया, ना पहुंचे तो ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट एफर्ट है। क्यों? क्योंकि उसने कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि आईपी की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अनरिलायबल है। फिर मैं कहूंगा, आप कहेंगे अनरिलायबल तो इस्तेमाल क्यों करते हो? अभी अनम का सवाल ये है उसके ज़हन में कि ये अनरिलायबल है तो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं या क्यों हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? आंसर ये है कि रिलायबिलिटी अगर चाहिए तो किसी और का काम है, वो करेगा, मेरा काम ये नहीं है, इसलिए आई डोंट केयर। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि ओके कि मीडिया इंडिपेंडेंट है। एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है विच इज कॉल्ड द MTU,
मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। चले इस जगह पे मैं इसको रोकता हूं और कल आपको MTU से स्टार्ट करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट, एंड दैट इज दी हाउ दी IPv4 पैकेट इज मेड। Which means what are, जैसे मैंने कहा कि 20 bytes are there in the header, so what these 20 bytes are, so we will see what is syntax of this IP syntax and what is semantics of this IP protocol, inshallah. So I stop here because you have the exam load as well. तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन चले कुछ पढ़ तो रहे हैं, not bad. So hoping that कि आप जब एग्जाम से फारग होंगे तो इन रिकॉर्डिंग्स को देखकर अपनी चीजों को बेहतर बना लेंगे, दोबारा से अप हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके लिए उस वक्त एग्जाम भी अपलोडेड होगा, एग्जाम भी एक्टिवेटेड होगा, जो कि चैप्टर जो आपने खत्म किया है 5, 6, 7 चैप्टर में से 5 में कोई खास बात नहीं है, 6, 7 इज इम्पोर्टेंट, तो आपने उनको देख के अपने एग्जाम को भी पूरा करना है। So if you have any question, I will be happy to respond, but if you don't have, then I have to close it. सर कल 2:30 क्लास होगी या 3 o'clock? कल तो 2:30 लेंगे। मैं तो इसलिए नहीं, कल भी मैं वेट करता रहा कि कोई चंद लोग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास फिजिकल भी होंगे, लेकिन एक भी नहीं था। तो देन आई सेड कि जी मे आई टेक रेस्ट, तो मेरे ख्याल से देन व्हाई 3 इट शुड बी एट 2:30। ऑलराइट सर। अल्लाह हाफिज एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह। Okay, so ladies and gentlemen, we were talking even in the last week as well about the different categories of attacks that can happen on a layer 2 device. For example, we talked about the MAC table addresses attacks, in which what you are doing, that every device, which means switch, has a MAC address table, and that MAC address table it is using for example, forwarding the packets. And because of this MAC address table, it becomes an intelligent device. Otherwise, you may call it like a dump machine, like a hub. तो इस चीज से बचाने के लिए आप उसने अपने लिए एक MAC एड्रेस टेबल बनाया, लर्न की, लेकिन आप फ्लड करके बहुत सी वैल्यूज, और लाजमी तौर पे अगर ये एक टेबल है तो इसमें एक खास नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं, खास नंबर एंट्रीज आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे 50,000, हर स्विच की अपनी एक मेमोरी है ना, हर अगर मेमोरी फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एंट्रीज भी फाइनाइट है। अगर आप उससे ज्यादा उसको वैल्यूज बम्बार्ड कर दें तो एक तो लाजमी तौर पे सारी की सारी वैल्यूज जो आप बम्बार्ड कर रहे हैं वो कोई ट्रू तो नहीं होंगी। जब वो ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका सारा का सारा जो टेबल है, मैक एड्रेस टेबल, ये पॉइजन्ड होगा, ये किसी काम का नहीं होगा। तो इस चीज के बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कल पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ा, हमने कल की क्लास में पोर्ट सिक्योरिटी का अमल पढ़ा कि हम पोर्ट सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करके स्विच में हम इस अटैक से बच सकते, यानी इसको हम कहते हैं मिटिगेशन टेक्निक। तो मिटिगेशन टेक्निक में वी टॉक्ड अबाउट द पोर्ट सिक्योरिटी yesterday and we'll be talking about this even today as well. Then is the VLAN attack. Then जैसे मैंने कहा कि इस अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर है वो एक VLAN से दूसरे VLAN में सक्सेसफुली ट्रैफिक को भिजवा देता है। अदरवाइज हमें इसके लिए राउटर चाहिए, जैसे राउटर ऑन द स्टिक आपने पढ़ा था, या लेयर 3 का स्विच आपको चाहिए जिसके जरिए आप एक, लेकिन डेफिनेटली अगर एक राउटर के जरिए आप जाएंगे, लेट करें यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है इसके पीछे, तो ये राउटर पे तो ACL है, वो चेक करेगा कि इसको जाने की इजाजत है या नहीं है। लेकिन जब आपने अनएथिकली ट्रैफिक को एक से दूसरी तक ले गए तो राउटर इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्टली एक VLAN से दूसरे VLAN पे ट्रैफिक आ रही है थ्रू ए स्विच, तो दैट इज एन अटैक, इसको मिटिगेट करना है। देन द इंपॉर्टेंट इज द DHCP अटैक्स, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मिसाल के तौर पे अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं
तो मुझे आईपी एड्रेस मिला हुआ है फॉर एग्जांपल 10.137.12.21। तो ये मुझे किसने आईपी दिया है? ये मुझे आईपी डीएचसीपी ने दिया। और अगर मैं इसकी डिटेल्स में आपको थोड़ा ले जाऊं, जो कि आपको पता है, आपको अब ले जाने की जरूरत नहीं है, कि अगर मैं /all कर दूं तो यू कैन फाइंड हियर कि मुझे बहुत सी चीजें मिल रही हैं। मुझे आईपी भी मिल रहा है, मुझे सबनेट मास्क भी मिल रहा है, मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये आईपी आपको सुबह 9:13 पे मिला है, 5:13 तक आपका है लीज टाइम। ये मुझे बता रहा है कि अगर बाहर जाना है तो ये आपका रास्ता है, डीएचसीपी ये है, डीएनएस ये है। तो ये मुझे बहुत सी चीजें बता रहा है, हो सकता है ये मुझे डोमेन नेम भी बताए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुझे ये इंफॉर्मेशन इस डीएचसीपी से मिल रही है। अब हम इस डीएचसीपी को इस्तेमाल करके दो तरह के अटैक लॉन्च कर सकते हैं। एक को कहते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन और एक कहते हैं डीएचसीपी स्पूफिंग। डीएचसीपी स्टारवेशन का मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर ये आपका लेट इट बी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है, तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने इसको बताया है कि मिसाल के तौर पे आप जैसे इस मशीन को किसी ने बताया है कि आप फॉर एग्जांपल 12.1 से लेके 12.30 तक के आईपी एड्रेसेस दे सकते हो। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन शॉर्ट। तो इसी तरह इस मशीन के पास भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, और ये आईपी एड्रेसेस लेट करें .1 से लेके .20 तक है, 20 आईपी एड्रेसेस है। अब आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि क्लाइंट जो है वो इस प्रोसेस से गुजर के, DORA से गुजर के आईपी हासिल करता है। इसका मतलब है कि पहले वो ब्रॉडकास्ट करता है डिस्कवर मैसेज, फिर उसके बाद वो उसको ऑफर किया जाता है, यानी ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, और इसके साथ ये सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर को डिस्कवर भेजता है, फिर सर्वर जो है वो ऑफर भेजता है, फिर ये रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट और वो एक्नॉलेजमेंट कर देता है। तो इसके बाद इसको एक आईपी मिल जाता है। अगर ये डिवाइस धड़ाधड़ डिस्कवर भेजता जाए तो सेकंडों में इसके 20 एड्रेसेस कंज्यूम हो जाएंगे। एक मैंने डिस्कवर भेजा या रिक्वेस्ट भेजी, ये दो मैसेज तो क्लाइंट के हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे इसमें डिस्कवर भेजता हूं तो मुझे ऑफर करेगा, मैं उसको जब मुझे ऑफर करेगा मैं उसको रिक्वेस्ट भेज दूंगा, वो एक्नॉलेज करेगा, आईपी डेट करें ये मेरा हो गया, फिर मैं दोबारा भेजता हूं ये मेरा हो गया, और यूं करते 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 विद इन सेकेंड्स मेरे 20 के 20 आईपीज मेरे हो गए। डीएचसीपी को तो कोई नहीं पता, डीएचसीपी को तो ये पता है कि मैं उसको अपना मैक भेजता हूँ। तो मतलब इसका तो एक मैक है सर। अब हमने यही बात पढ़ी है इस जगह पे कि मैं जितने मर्जी मैक चाहूं बना सकता हूं। तो मैं इन मैक्स के मदद से मैक बदलता हूं और डीएचसीपी डिस्कवर भेजता हूं, मैक बदलता हूं, डीएचसीपी डिस्कवर भेजता हूं। इवन इसके पास इस किस्म का भी कोई चेक नहीं है कि क्या मैं उसी आईपी उसी मैक को दोबारा दे रहा हूं, ऐसा कोई चेक इसके पास नहीं है। यही तो, इसी को तो हम कहते हैं वुलनरेबिलिटीज, इसी को तो हम कहते हैं वुलनरेबिलिटीज, लूप होल्स। मिसाल के तौर पे अगर चले ये अपने पास ये ज्यूम कर लें कि अगर एक दफा मैक ये चेक करे कि दोबारा तो वो मैक नहीं आ गया, ज्यूम कर लें, तो फिर मैं दूसरा मैक बना लूंगा, क्योंकि मैक चेंज करना कोई मुश्किल टास्क तो नहीं है। आई होप के किसी ना किसी मेरी क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी मशीन का मैक बदला है, तो मैं बार बार अपना मैक बदलता हूँ और दोहरा करता हूँ, मुझे आईपी मिल गया, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट। 1 मिनट के बाद इसके पास कोई आईपीज देने के लिए नहीं होंगे। तो यहाँ पे बशीर भी का पीसीबी होगा, यहाँ पे लतीफ का पीसीबी होगा, यहाँ पे आसिफ का पीसीबी होगा, यहाँ पे मशहूद का पीसीबी होगा, वो सब इससे आईपी मांगेंगे, लेकिन इसके पास तो आईपी, तो फिर ये सारे डिवाइस क्या हो जाएंगे,
डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरनेट यूज नहीं कर सकेंगे। इस अमल को कहते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन। इसी तरह एक और अटैक पॉसिबल है जिसको कहते हैं डीएचसीपी स्पूफिंग। अब आपने दौरा किया, आपने दौरा किया, तो अगर यहां पे एक अदद पीसी साहब, अगर यहां पे एक अदद पीसी साहब, एक डीएचसीपी, एक जेन्युइन डीएचसीपी है, लेकिन यहां पे एक रॉग डीएचसीपी भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी कैफे में बैठे हुए हैं, आपकी ये आपका मशीन है, ये आपकी मशीन है, आपने दौरा किया, तो दौरा तो ब्रॉडकास्ट है, इसको भी मिलेगा जो मैं ब्लू से बना रहा हूं और इसको भी मिलेगा जो मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं। अगर ये पहले जवाब दे दे, यानी कि डिस्कवर का जवाब ऑफर में दे दे, तो ये इसके साथ बात में बिजी हो जाएगा और इससे आईपी भी ले लेगा। अगर ये बाद में जवाब दे भी, ये बाद में कुछ दिन उसके बाद में ऑफर दे भी, तो ये इसकी ऑफर को क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा कि जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑलरेडी आईपी मिल चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये जेन्युइन सिचुएशन है, मिसाल के तौर पे अगर आप इसी रूम में बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 एक्सेस रूटर लगे हुए, बल्कि 3 लगे हुए हैं। एक यहाँ पे सामने बैक पे लगा हुआ है, एक उधर दरवाजे के पास लगा हुआ है, एक दरवाजे के बाहर लगा हुआ है। तो जब भी मैं डीएचसीपी डिस्कवर करता हूँ तो मुझे तीनों ऑफर करेंगे, तो जो पहला करेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो क्योंकि ये मशीन नॉर्मली एक बिजी मशीन होती है, बिजी इस लिहाज से कि हम मिसाल तो ये राउटर है, तो क्या ये एक्सेस पॉइंट का काम नहीं कर रहा, कर रहा है। क्या ये राउटर का काम नहीं कर रहा, कर रहा है। क्या ये स्विच का काम नहीं कर रहा, कर रहा है। क्या ये डीएचसीपी का काम नहीं कर रहा, कर रहा है। क्या ये नेट का काम नहीं कर रहा, कर रहा है। ये बिजी है, तो ये थोड़ा डिलेड जवाब देगा, लेकिन ये तो रॉग है, जल्दी जवाब दे देगा। जब ये गलत जवाब दे तो क्या होगा, इसने तो गेटवे भी बताना है, आईपी भी बताना है, ये गेटवे अपने आप को जाहिर कर देगा, बाकी सारी चीजें ठीक देता है इसको कि जी तुम्हारा आईपी 10 डॉट ब्ला 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 ठीक, तुम्हारा सबनेट ठीक, तुम्हारा लीज ठीक, गेटवे में। क्या इस सोर्स को पता चलेगा कि ये गलत मुझे बताया जा रहा है? नहीं पता चलेगा। जैसे इसने बताया इस वक्त कि आपका गेटवे जो है वो ये 10.137.12.5, ये अपने आप को दे देगा कि जी गेटवे तुम्हारा ये है। यूं क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि सारी आपकी ट्रैफिक, इस आपकी ट्रैफिक इस जो जेन्युइन गेटवे है उसकी तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये ट्रैफिक अगर मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर दूं, इसकी तरफ आएगी। अगर इसकी तरफ आ रही है तो ये चाहे तो उसको तब्दील कर दे, अल्टर कर दे, चाहे तो ड्रॉप कर दे, चाहे तो जेन्युइन गेटवे की तरफ फॉरवर्ड कर दे। अगर ये इसको जेन्युइन गेटवे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है तो क्या होगा, ये गेटवे आगे भेज देगा, गेटवे को जवाब वापस आएगा। मिसाल तो फेसबुक की तरफ भेजा, मे बी यूबीएल की तरफ भेजा, नेशनल बैंक की तरफ भेजा, हबीब बैंक की तरफ भेजा, अस्करी की तरफ भेजा, जवाब आएगा। जवाब को हम डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डार्क हमने इस्तेमाल किया हुआ है तो हम इसको इस कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जवाब आया, गेटवे के पास आया। गेटवे किसको भेजेगा, इसको भेजेगा, रॉग डीएचसीपी को, रॉग गेटवे को भेजेगा। रॉग गेटवे के पास आ गया, इसका मतलब सवाल भी इसके पास आ गया, जवाब भी इसके पास आ गया, और ये इसको इसकी तरफ फॉरवर्ड कर दे तो क्या इसको पता, इसने सवाल भेजा, इसको जवाब मिल गया, इसको कोई नहीं पता चलेगा, ना इसको पता चलेगा, यानी ना डेस्टिनेशन को पता चलेगा, ना सोर्स को पता चलेगा कि दरमियान में कोई काम कर रहा है। इसको कहते हैं मैन इन द मिडल, मैन इन दी मिडल अटैक, जिसके जरिए, और इसको इसकी वजह से, किस वजह से मैन इन द मिडल हुआ, कोई दरमियान में कोई डीई रॉग डीएचसीपी बना, बैक स्पूफिंग हो गई। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ अटैक हमने पढ़ा
विच वाज द आर्प अटैक। Yes, sir. आर्प अटैक में और इस डीएससीपी जो दोनों अटैक्स हैं, स्टारवेशन और डीएससीपी स्पूफिंग का, इसको हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग द डीएससीपी स्नूपिंग। डीएससीपी स्नूपिंग, तो ये हम देखेंगे कि डीएससीपी स्नूपिंग हम किस तरह, तो हमने आज कोशिश करेंगे कि पोर्ट सिक्योरिटी को दोबारा रिवाइज कर लें कि किस तरह इसके जरिए हम मैक एड्रेस टेबल की फ्लडिंग को रोक सकते हैं, और डीएससीपी स्नूपिंग के जरिए हम किस तरह इस अटैक से। फिर उसके बाद क्या अटैक है, विच इज अबाउट दी आर्प अटैक। आर्प अटैक में क्या है? आर्प अटैक में क्या है, मैं काफी लास्ट वीक भी इस पे बात कर चुका हूं कि आर्प पहले तो आर्प क्या है, जब आपके पास अपनी डेस्टिनेशन का आईपी मौजूद होता है, ये मौजूद है, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक आपके पास अवेलेबल नहीं होता, ये नहीं, तो आप आर्प कर देते हैं। और आपको बना तो डेफिनेटली, मैं बार बार कहता हूं कि बनाया तो अच्छे दिल के साथ था, अच्छे मकसद के लिए था कि इससे हमें मैक मिल जाएगा तो दोनों हमारा पैकेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सोर्स का आईपी भी है, सोर्स का मैक भी है, डेस्टिनेशन का आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन का मैक भी होगा, हम अपना पैकेट बना के अपने डेस्टिनेशन की तरफ भेज देंगे। नाइस। लेकिन आर्प स्पूफिंग में क्या होता है, अगेन जैसे देखिए स्पूफिंग है, अब ये जवाब देना है डेस्टिनेशन में देना था, Yes, sir. उससे पहले ही कोई और डिवाइस अपना मैक एड्रेस आपकी तरफ भेज देती है। Yes. ब्रॉडकास्ट है ना, आर्प इज ए ब्रॉडकास्ट, पूरे लैंड पे गई है, Yes, sir. जिसने जवाब देना है वो उसको तो देना ही देना है, लेकिन मैं उसकी जगह जवाब देता हूं। जिस तरह कि आप क्लास में बाजू का आपने देखा होगा कि टीचर आपका नेम बोलता है, आप वहां पे होते ही नहीं है फॉर एग्जांपल, और कोई और आपकी जगह कहता है यस सर, तो बस आपकी हाजिरी लग जाती है। तो यहाँ भी ये उसकी जगह अपनी हाजिरी, अपना मैक एड्रेस भेज देता है। लेकिन सर ये तो मैक एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी के थ्रू दे, तो सर अगर इसका आईपी नहीं होती वो पैकेट में, तो फिर ये डेस्टिनेशन किस तरह दे? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी इसके साथ तो सोर्स का डेस्टिनेशन का आईपी लिखा होता है, भाई मैं तो रॉक डिवाइस हूं, मैं तो नहीं, मैंने बेसिकली तो, आपने ठीक कहा, अगर मैं ठीक डिवाइस हूं तो मैं चेक करूंगा कि ये आईपी मेरा है या नहीं है, मैं चेक करूंगा कि जो डेस्टिनेशन का आईपी है क्या ये मेरा है, अगर नहीं है तो अगर मैं अच्छा डिवाइस हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं अच्छा डिवाइस नहीं हूं, मैं अटैकर हूं, फिर तो मैं दे सकता हूं। जी किसने रोका, ठीक है ना। मिसाल के तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इवन आप क्लास में बैठे हुए, जो मैंने आपको प्रीवियस वो बताया कि आप गेटवे और अपने तमाम नेट दोस्तों के दरमियान में मैन इन द मिडल बन सकते हैं बाय यूजिंग सच अटैक्स। तो आप यहाँ बैठे हुए आराम से अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन आप उनकी सबकी ट्रैफिक को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि जो रॉग मशीन है, ये इसका आईपी नहीं होता, लेकिन ये उसको अपना मैक दे देती है कि जी मैं हूं वो। तो अब लैन में तो ट्रैफिक जाती है बेस्ड अपॉन द लैन मैक एंड नॉट बेस्ड अपॉन द आईपी। तो इसका मतलब है कि ये ट्रैफिक, ये डिवाइस जो ट्रू अच्छा डिवाइस है, वो मिसाल के तौर पे आपने मैक मांगा गेटवे का, मैंने कहा जी मैं हूं गेटवे, तो वो सारी ट्रैफिक जो है वो ये डिवाइस अपना सारी ट्रैफिक गेटवे समझते हुए मुझे दे देगा, और मैं फिर अगेन जैसे मैंने कहा जो मर्जी चाहूं फिर उस ट्रैफिक के साथ कर सकता हूं, चाहूं तो ड्रॉप कर दूं, चाहे तो अल्टर कर दूं, चाहे तो फॉरवर्ड कर दूं। तो जेंटलमैन इसको कहते हैं आर्प स्पूफिंग। और इससे क्या होता है, जो उसके पास टेबल बनता है आर्प टेबल, वो पॉइजन हो जाएगा।
यानी आईपी होगा गेटवे का डेस्टिनेशन और मैक होगा मेरा, तो क्या उसका आर्क टेबल जो है वो जेन्युइन है? अब ठीक है, नो, तो इट इज कॉल्ड आर्क पॉइजनिंग। ओके, फिर हमने बात की अबाउट दी स्पूफिंग ऑफ दी मैक एड्रेसेस, कि हम अपना मैक बदल के किसी की तरफ जाएं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यू कैन इजीली चेंज योर मैक एड्रेस, कोई आप लिमिटेशन नहीं है, चाहे आप लिनक्स मशीन पे हैं, चाहे आप विंडोज मशीन पे हैं, यू कैन चेंज योर आईपी एड्रेस एंड यू कैन चेंज योर मैक एड्रेस। तो इस तरह भी आप किसी पे अटैक, और आप इसका मतलब आपको छुप जाएंगे आप, क्योंकि आपका आईपी तो नहीं है ना, आपका तो मैक नहीं है ना, किसने किया हमें क्या पता। तो दिस इज कॉल्ड एड्रेस स्पूफिंग। एंड द लास्ट अटैक जिसको हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द एसटीपी अटैक, दैट इज कॉल्ड द एसटीपी अटैक। एसटीपी अटैक का मतलब है ओके, एसटीपी अटैक का मतलब है इलियास, आपको पता है एसटीपी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? एसटीपी जो है लूप फ्री टोपोलॉजी प्लस रिडंडेंसी भी कायम रहेगी, ये दो काम है। इसमें एक नोड को रूट ब्रिज बनना होता है, और कौन सी रूट आपकी नोड रूट बनती है? जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में लेयर 2 का नेटवर्क है, डेफिनेटली एसटीपी उस पे काम कर रहा है। अगर मैं एक डिवाइस के तौर पे यहां पे आऊं, स्विच के तौर पे यहां पे आऊं, और अपनी बीपीडीयू में जो कि एसटीपी के कंट्रोल पैकेट्स को बीपीडीयू कहते हैं, ब्रिज पीडीयू, यहां पे मैं अपनी सबसे कम प्रायोरिटी शो करूं, तो यहाँ पे री इलेक्शन हो जाएगा, तो मैं रूट ब्रिज बन जाऊंगा, और सारी ट्रैफिक फिर इस रूट ब्रिज के जरिए जाती है, फिर मैंने सबकी ट्रैफिक पे कब्जा कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एसटीपी अटैक। अब इस अटैक से निकलने के लिए हमने कल पढ़ा कि किस तरह हम पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कम से कम हम पे मैक एड्रेस फ्लडिंग ना हो सके। सर आपने ये रूट ब्रिज की बात की, सर रूट ब्रिज तो सिर्फ हमारे पास स्विच बन सकता है सर, और हमारे पास तो मतलब हम तो स्विच अपने लेन में शेयर नहीं कर सकते अपना स्विच, तो सर हम मतलब मेरा एंड डिवाइस किस तरह रूट ब्रिज? जी बिल्कुल, क्वेश्चन ये है कि रूट जो आपका बीपी बेसिकली इवन अगर आपने अपनी डिवाइस में 2 कार्ड लगा लिए, 4 कार्ड लगा लिए, तो यू आर एक्टिंग लाइक ए स्विच। 2 कार्ड लगा लिए, यू आर ए स्विच। अब क्वेश्चन ये, इवन अगर 2 ना भी लगाओ, 1 भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने तो बीपीडीयू बनाना है। बीपीडीयू क्या ये कोई प्रोप्राइटरी सिंटैक्स है या सिमेंटिक है इसका? नहीं, ओपन है। इसका मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर वहां चल रहा है पीडीयू बनाने के लिए, वही मैं यहां पे भी चला सकता हूं। तो जब मैंने अगर जनरेट कर दिया ये डिवाइस, जैसे अपना मैक चेंज कर सकता हूं, अपना आईपी चेंज कर सकता हूं, अपना दौरा लगा सकता हूं, प्रोसेस कर सकता हूं, तो अटैकर तो कुछ भी कर सकता है, इज जीनियस गाय। ओके, तो कल हमने ये देखा कि हम पोर्ट सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करके किस तरह हम इस मैक एड्रेस फ्लडिंग से बच सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि हम इस पे भी काम करें कि किस तरह हम इस डीएचसीपी अटैक से भी, डीएचसीपी स्पूफिंग और डीजीपी स्टारवेशन अटैक से बच सकते हैं बाय यूजिंग द डीएचसीपी स्नूपिंग। फिर डेफिनेटली उसके बाद हम देखना चाहते थे कि जो आर्प की पॉइजनिंग अभी हमने देखी, आर्प का स्पूफिंग हमने देखा, दैट कैन बी स्टॉप्ड बाय यूजिंग बोथ द डीएचसीपी स्नूपिंग and the ARP inspection, both the DHCP snooping and the ARP inspection। इसी तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैक एड्रेस की स्पूफिंग को या आईपी की स्पूफिंग को बाय यूजिंग द आईपी सिक्योरिटी सोर्स गार्ड।
तो ये चंद मेथड्स हैं विच कैन बी यूज, और चंद टेक्निक्स हैं विच कैन बी यूज टू मिटिगेट दी लेयर 2 अटैक्स। तो आज आपके साथ जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं, आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है तो ये एक नेटवर्क आपको नजर आ रहा है जिसमें 2 एक्सेस स्विचेस हैं, एक लेयर 3 स्विच है और चंद डिवाइसेस हैं जो कि डिफरेंट पोर्ट के साथ एक्सेस स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। नाइस जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको हम ये 5 काम, हम पहले आखिरी काम को छोड़ के ये 4 काम हम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला काम, ये आप पहले से कर चुके हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं कि आपने क्रिएट करना है एक सिक्योर ट्रंक। किसके दरमियान सिक्योर ट्रंक आपने बनाना है? इस 2 स्विचेस के दरमियान। पहला काम हो जाएगा। फिर हम ये करेंगे, नेक्स्ट टास्क हमारा ये होगा कि हम ये अनयूज स्विच पोर्ट्स को सिक्योर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा है तो इसमें 1 2 3 4 5 पोर्ट्स इस्तेमाल नहीं, लेकिन यहाँ पोर्ट्स तो 26 हैं। 24 जो है वो फास्ट ईथरनेट और 2 गीगाबिट, टोटल कितनी हो गई? 26। इसका मतलब ये है, कि अगर 5 इन यूज है तो 21 इन अनयूज है। वही मेरे लिए खतरे की जगह है, तो चाहिए कि हम उनको बंद करें, क्योंकि वो मेरे लिए इस तरह है जैसे कि मैंने खिड़कियां, दरवाजा तो बंद कर लिया, खिड़कियां खुली हैं, तो अटैक तो यहां से भी आ सकता है। तो हमारा सेकंड टास्क ये होगा कि हम इन 2 को, इसको अनयूज स्विच पोर्ट्स को सिक्योर करेंगे, और सिक्योर करने का तरीका अभी हम देखते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि हम जो खुली हैं, जो अनयूज नहीं, उसको तो हमने सिक्योर कर लिया। मतलब होना भी यही चाहिए कि पहले देखो कि आपके पास कौन सी पोर्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं है, उनको पॉइंट आउट करो। और मैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए अपने लिए पेंसिल लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे फिर यहाँ लिखना होगा। आपके पास तो पेन पेंसिल नहीं है, लेकिन है कागज में आपको दे देता हूं, आप मेरे साथ ये टास्क करते हैं। तो जेंटलमैन, हम सबसे पहला काम तो ये करना चाहेंगे कि अनयूज जितनी भी पोर्ट्स हैं हम उनको चेक करेंगे, जो कि 21 है, हमने अभी देख लिया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कौन कौन सी है, तो हम उनको सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने का मतलब है कि उनको हम शट डाउन करेंगे, और एक और काम भी करेंगे, अभी आपको बताते हैं। नंबर 2, हम ये करेंगे कि इससे पहले हम डेफिनेटली एक सिक्योर ट्रंक बनाएंगे 2 स्विचेस के दरमियान। ये भी हम दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे अपनी मेमोरीज को,
लेकिन इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो 5 पोर्ट्स काम कर रही हैं उनके ऊपर हम पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें, और पोर्ट सिक्योरिटी में हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं किसी भी मशीन के ऊपर जितने चाहूं डिफरेंट सोर्स मैक, डिफरेंट डेस्टिनेशन मैक भेज सकते हैं। किया ना हमने कि नहीं किया ना? और वो चीजें हम अगर चाहें तो लाजमी तौर पे अगर हम किसी स्विच की तरफ भेज रहे हैं तो वो स्विच सेकंडों में फ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हम यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी में मुख्तलिफ काम करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे 5 से ज्यादा कोई भेज ही ना सके। मैक एड्रेस पर 5 भेज सकते हो, 5 से छठा भेजोगे तो वो सब दैट वन वे। ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई 5 से ज्यादा मिसाल के तौर पे भेजता है तो हम उस पोर्ट को ही बंद कर दें कि बस खबर वर्दा खत्म शी। या ये भी कर सकते हैं कि हम उसको बंद ना करें लेकिन उसकी लॉग जनरेट कर लें ताकि एडमिनिस्ट्रेटर देख ले कि जी यहां से कोई खतरा है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो हम पोर्ट सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम डीएचसीपी के पार्ट पे आके यहाँ पे डीएचसीपी स्नूपिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस डीएचसीपी स्पूफिंग से, स्टारवेशन से बच सकें। ठीक, और आखिरी जो है वो उससे है, एसटीपी से है। तो इसको देखेंगे कि अगर हम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हम 1 बाय 1 इस टास्क को, अब आपने देख लिया कि हमारा टास्क क्या है। बैकग्राउंड में आप रीड कर सकते हैं और फिर मैं आप इसको 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करता हूं। तो कहता है यू आर इनहेंसिंग सिक्योरिटी ऑन 2 एक्सेस स्विचेस। कौन से 2 एक्सेस स्विचेस हैं? ये आपको नजर आ रहे हैं कि 2 एक्सेस स्विचेस आपके पास हैं। ये एक SW1 और एक SW2। इन 2 स्विचेस पे हमने अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस करना। नाइस। क्या कहता है जी फर्दर? You will implement the range of security measures that were covered in this module according to the requirement below. Note that routing has been configured on this network, so connectivity between hosts on different VLANs should function when complete. तो क्योंकि इस पे कहता है कि लेयर 3 का स्विच है जहां पे रूटिंग इंप्लीमेंट की गई हुई है, तो इधर के डिवाइसेस इधर और डिफरेंट VLANs हैं। तो जैसे कि आप कितने VLANs हैं अभी देख लेते हैं जी। ये टेबल इसने हमें दिया है, तो आपको नजर आ रहा है कि स्विच 1 पे भी VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN 99 है, VLAN 100 है, VLAN 999 है। इसी तरह उनके अपने नाम हैं जैसे एडमिन, सेल्स, मैनेजमेंट, नेटिव, ब्लैक होल वगैरह वगैरह। और कौन कौन सी पोर्ट्स उनका हिस्सा हैं वो सारी बात हमें इस टेबल में बताई गई। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें डिजाइन इंजीनियर ने ये टेबल बना के दे दिया है। अब हम डिजाइन इंजीनियर नहीं है, हम इंप्लीमेंटेशन इंजीनियर हैं, हम इसको इंप्लीमेंट करें। तो हमारा पहला टास्क क्या है? ये अपने पास 5 पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, मैं एक एक करके फिर इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है कि कनेक्ट दी गीगाबिट पोर्ट्स ऑफ द 2 एक्सेस लेयर स्विचेस। तो अगर आपने ये अपने पास, चले पहले 2 लिख लें अपने पास बशीर। पहला पॉइंट ये कहता है कि दोनों एक्सेस स्विचेस को गीगाबिट 02 पे एक साथ एक ट्रंक के जरिए, तो 2 स्विचेस हैं ट्रंक के जरिए मिला दो। फिर कहता है कॉन्फ़िगर पोर्ट्स, बोथ द पोर्ट्स ऑन स्विच 1 and 2 which are gigabit 01 and 02 as static trunks, as static trunks। स्टैटिक का मतलब है कि निगोशिएट नहीं करेंगे, दोनों स्विच निगोशिएट नहीं करेंगे ट्रंक बनाने के लिए। इसका मतलब है कि डीटीपी को क्या कर रहे हो? सुप्रेस कर रहे हो। सिस्को का प्रोटोकॉल है डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, उसको खामोश करवा रहे हो ताकि आपस में स्विच खुद बात करके ट्रंक ना बना, क्योंकि ये भी एक अटैक है। ये अटैक आपको वहां पे हमने इस्तेमाल किया व्हेन वी वर यूजिंग दी VLANing अटैक, कि एक आर्म डिवाइस ने जिसको एक्सेस पोर्ट पे लगना चाहा
उसने ट्रंक बना दिया, और ट्रंक बना के उसने जब ट्रंक बना तो स्विच के तौर पे बिहेव करने लगा, और स्विच जो है वो फिर क्या लगाता है, वो वीलाइन टैग्स लगाता है। तो एक वीलाइन टैग की बजाय 2 वीलाइन टैग लगा देता है, और यूं अटैक कामयाब हो जाता है। तो इस चीज को हमने रोकना है। फिर हम ये करना चाहते हैं कि वी क्रिएट ए वीलाइन 100 एंड गिव इट ए नेम नेटिव, दोनों स्विचेस पे। कर रहे हैं अबाउट दी कि हम एक वीलाइन 100 बनाएंगे, नाम उसका ये रख देंगे नेटिव, और कॉन्फ़िगर ऑल ट्रंक पोर्ट्स ऑन बोथ स्विचेस टू यूज वीलाइन 100 एज देयर नेटिव वीलाइन। तो ये 5 पॉइंट आपने अपने पास नोट कर लिए, और मैं 1 बाय 1 इनको अब इंप्लीमेंट करता हूं। मैं बशीर से पूछता जाऊंगा, अगर आपने भी लतीफ अपने पास नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और आप मुझे एक एक पॉइंट बताए जाएंगे। और क्योंकि थ्योरेटिकली पढ़ाना शायद मुश्किल नहीं होता, लेकिन सीखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने अपने हाथों से ये काम किया। तो बेहतर तो ये है कि ये टास्क जब मैं क्लास खत्म करूं तो आप ये टास्क जो जिसका नंबर है 11.6.1 11.6.1 आपके नेट अकेडमी पे मौजूद है, आप ये डाउनलोड करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी वहीं से ये लेकर इंप्लीमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूं। तो पहला टास्क मुझे बताया गया